हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी उपन्यास पर। तो लीजिए, ट्वाइलाइट का अगला भाग लेकर फिर हाजिर है, जिसका नाम है धुन। मुझे स्कूल वापस आने तक इंतजार करना पड़ा। अभी लास्ट पीरियड नहीं आया था। यह अच्छा था क्योंकि मेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ था और मुझे अकेले में समय की जरूरत थी। उसकी खुशबू कार में बनी रही। मैंने खिड़कियां खुली रखी, उसे मुझ पर हावी होने दिया। जानबूझकर गले में आग लगने के एहसास की आदत डालने की कोशिश की। आकर्षण, जिसे समझना बहुत समस्यापूर्ण बात थी, क्योंकि इसके इतने सारे पहलू, इतने सारे अलग अलग अर्थ और स्तर थे। ये प्यार जैसा नहीं है, लेकिन इससे अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि बेला मेरी ओर आकर्षित है या नहीं। क्या उसकी मानसिक चुप्पी इसी तरह से मुझे पागल होने तक फ्रस्ट्रेट करती रहेगी, या क्या इसकी कोई सीमा थी जिसके अंत तक मैं अंततः पहुंच जाऊंगा। मैंने रिसेप्शनिस्ट और जेसिका स्टैनली जैसे अन्य लोगों की शारीरिक प्रतिक्रियाओं से उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया की तुलना करने की कोशिश की, लेकिन ये अनिर्णायक थी। वही निशान, हृदय गति और सांस लेने के पैटर्न में परिवर्तन, जितनी आसानी से डर, सदमा या चिंता का संकेत दे सकते थे, उतनी ही आसानी से रुचि का भी। निश्चित रूप से अन्य महिलाओं और पुरुषों ने भी मेरे चेहरे पर सहज आशंका के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। कई और लोगों की प्रतिक्रिया वैसी ही थी। यह असंभव लग रहा था कि बेला के भी विचार उसी तरह के हो सकते हैं जैसा जेसिका स्टैनली के थे। आखिरकार बेला अच्छी तरह जानती थी कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, भले ही उसे ठीक से पता ना हो कि वो क्या है। उसने मेरी बर्फीली त्वचा को छुआ था और फिर अपने हाथ को ठंड से दूर खींच लिया था। और फिर भी मुझे वो कल्पनाएं याद आईं जिससे मुझे घृणा थी, लेकिन जेसिका की जगह बेला के साथ उन्हें याद किया। मैं और तेजी से सांसें लेने लगा। आग मेरे गले में ऊपर नीचे हो रही थी। क्या होगा अगर यह बेला होती जो मेरी कल्पना कर रही होती कि मैं उसके नाजुक देह को अपनी बाहों में भरे हुए हूँ, महसूस कर रही होती कि मैं उसे अपनी छाती से कसकर खींच रहा हूँ और फिर अपना हाथ उसकी ठुड्डी के नीचे रख रहा हूँ, उसके बालों के भारी पर्दे को उसके शर्माते चेहरे से पीछे हटाना, अपनी उंगलियों से उसके भरे हुए होठों के आकार को खींचना, अपना चेहरा उसके करीब झुकाना जहां मैं अपने मुंह पर उसकी सांसों की गर्मी महसूस करूं, और भी करीब जाना। लेकिन फिर मैं दिवास्वप्न से दूर हो गया, यह जानते हुए, जैसा कि मैंने जेसिका के इन चीजों की कल्पना करते समय जाना, कि अगर मैं उसके इतना करीब पहुंच गया तो क्या होगा। आकर्षण एक असंभव दुविधा थी, क्योंकि मैं पहले से ही बेला के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित था। क्या मैं चाहता था कि बेला मेरी ओर आकर्षित हो, जैसे एक महिला एक पुरुष की ओर होती है? यह गलत सवाल था। सही सवाल यह था कि क्या मुझे ये चाहिए कि बेला मेरी ओर इस तरह आकर्षित हो, और इसका जवाब था नहीं, क्योंकि मैं एक इंसान नहीं था और यह उसके लिए सही भी नहीं था। अपने पूरे अस्तित्व के साथ मैं एक सामान्य आदमी बनने के लिए तड़प रहा था, ताकि मैं उसकी जान जोखिम में डाले बिना उसे अपनी बाहों में पकड़ सकूं, ताकि मैं अपनी कल्पनाओं को बुनने के लिए स्वतंत्र हो सकूं। ऐसी कल्पनाएं जो मेरे हाथ पर उसके खून के साथ समाप्त ना हो। उसकी खून की चमक मेरी आंखों में चमक रही थी। मेरा उसका पीछा करना अक्षम्य था। मैं उसे किस तरह का रिश्ता दे सकता था जब मैं उसे छूने का भी जोखिम नहीं उठा सकता था। मैंने अपना सिर हाथों में ले लिया। यह और भी अधिक कंफ्यूजिंग था, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतना मानवीय महसूस नहीं किया था। जहां तक मुझे याद है, तब भी नहीं जब मैं मानव था। उन दिनों मेरे सारे विचार एक सैनिक कीर्ति पर केंद्रित थे। महायुद्ध मेरी किशोरावस्था के अधिकांश समय तक चला था
और मैं अपने 18वें जन्मदिन से केवल 9 महीने दूर था जब इन्फ्लुएंजा का हमला हुआ था। मेरे पास उन मानवीय वर्षों की केवल अस्पष्ट धुंधली यादें थीं, जो हर गुजरते दशक के साथ कम वास्तविक होती गईं। मुझे अपनी माँ सबसे स्पष्ट रूप से याद थी, और जब मैंने उनके चेहरे के बारे में सोचा तो मुझे एक पुराना दर्द महसूस हुआ। मुझे धुंधला याद आया कि वह उस भविष्य से कितनी नफरत करती थीं, जिसकी ओर मैं उत्सुकता से दौड़ रहा था। हर रात खाने पर वह प्रार्थना करती थीं कि ये भयानक युद्ध समाप्त हो जाए। मुझे किसी और तरह की तड़प की कोई याद नहीं है। मेरी माँ के प्यार के अलावा कोई और प्यार नहीं था जिसने मुझे रुकने के लिए प्रेरित किया हो। ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। मेरे पास कोई भी ऐसी समानता नहीं थी जिससे मैं उसका तुलना कर सकूं। बेला के लिए जो प्यार मैंने महसूस किया था वह शुद्ध रूप से आया था, लेकिन अब पानी कीचड़ युक्त हो चुका है। मैं उसे छूने में सक्षम होना चाहता था। क्या वो भी ऐसा ही महसूस करती होगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मैंने अपने सफेद हाथों को देखा, उनकी कठोरता, उनकी ठंडक, उसकी अमानवीय ताकत से नफरत करते हुए। कार का दरवाजा खुलते ही मैं उछल पड़ा। हाँ, तुम्हें आश्चर्यचकित कर दिया, ये पहली बार है, एमिट ने सीट पर बैठते हुए सोचा। मुझे यकीन है कि श्रीमती कॉफ सोचती होंगी कि तुम ड्रग्स ले रहे हो। तुम हाल ही में बहुत अनियमित रहे हो। आज तुम कहाँ थे? मैं अच्छे काम कर रहा था। मैंने हंसते हुए कहा। बीमारों की देखभाल करना, उस तरह का काम? इससे वह और भी उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर उसने सांस अंदर खींची और कार में खुशबू महसूस की। ओह, फिर से लड़की? मैंने मुंह बिचकाया। ये अजीब होता जा रहा है, मुझे इसके बारे में बताओ, मैंने बुदबुदाया। उसने फिर से सांस ली। उसको स्वाद तो बहुत अच्छा है ना? उसके शब्द पूरी तरह से समझ में आने से पहले ही मेरे होंठ से गुर्राहट निकल गई। एक स्वचालित प्रक्रिया। इजी बच्चे, मैं बस कह रहा हूँ। तभी बाकी लोग आ गए। रोजली ने तुरंत खुशबू को पहचान लिया और मेरी तरफ घूर कर देखा। फिर भी उसकी जलन कम नहीं हुई। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसकी असली समस्या क्या थी, लेकिन मैं उसके मुंह से सिर्फ गालियां ही सुन सकता था। मुझे जैस्पर की प्रतिक्रिया भी पसंद नहीं आई। एमिट की तरह उसने बेला की अपील को नोटिस किया। ऐसा नहीं है कि खुशबू से उन दोनों में मेरे आकर्षण का 1000वां हिस्सा भी आया हो, लेकिन फिर भी मुझे यह बात परेशान कर रही थी कि उसका खून उनके लिए मीठा था। जैस्पर का कंट्रोल खराब था। एलिस कार में मेरे साइड कूद गई और बेला के ट्रक की चाबी के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने सिर्फ यह देखा कि मैं वहां थी, उसने कहा, जैसा कि उसकी आदत थी, अस्पष्ट रूप से। तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्यों। इसका मतलब यह नहीं है। मुझे पता है, मैं इंतजार करूंगी, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने आह भरी और उसे चाबी दे दी। मैं उसके पीछे बेला के घर गया। बारिश लाखों छोटे हथौड़ों की तरह बरस रही थी, इतनी तेज कि बेला के मानवीय कान ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट नहीं सुन सकते थे। मैंने उसकी खिड़की पर नजर रखी, लेकिन वह बाहर देखने नहीं आई। शायद वह वहां नहीं थी। सुनने के लिए भी कोई विचार नहीं थे। इससे मुझे दुख हुआ कि मैं उसके विचारों को इतना भी नहीं सुन पाया कि मैं यह सुनिश्चित कर सकूं कि वह खुश है या कम से कम सुरक्षित तो है। इसलिए एलिस पीछे चढ़ गई और हम घर की ओर तेजी से बढ़े। सड़कें खाली थीं और इसलिए इसमें कुछ ही मिनट लगे। हम घर में घुस गए और फिर अपने अलग अलग शौक पूरे करने लगे। एम्मेट और जैस्पर शतरंज के एक जटिल खेल में व्यस्त थे, जिसमें कांच की पिछली दीवार पर फैले 8 जुड़े हुए बोर्ड और उनके अपने जटिल नियम थे। उन्होंने मुझे खेलने नहीं दिया। अब सिर्फ एलिस ही मेरे साथ खेल सकती थी। एलिस कोने में अपने कंप्यूटर पर चली गई। मैं सुन सकता था जब वो ऑन हुआ तो। वो रोजली की वार्डरोब के लिए एक फैशन डिजाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन रोजली आज उसके साथ नहीं आई।
उसके पीछे खड़ी होकर एलिस के हाथ से टच सेंसिटिव स्क्रीन पर कट और कलर करने के लिए। इसके बजाय आज रोजली उदास होकर सोफे पर लेट गई और फ्लैट स्क्रीन पर बस 1 सेकंड में 20 चैनल फ्लिप करने लगी, वो भी बिना रुके। मैं सुन सकता था कि वो यह तय करने की कोशिश कर रही थी कि उसे गैरेज में जाकर अपने BMW को फिर से ट्यून करना चाहिए या नहीं। एस्मे ऊपर थी, ब्लूप्रिंट के एक सेट पर गुनगुना रही थी। वो हमेशा कुछ नया डिजाइन करती रहती थी। शायद वह हमारे अगले घर के लिए इसे बनाएंगी या उसके बाद वाले के लिए। एलिस ने कुछ देर बाद अपना सिर दीवार के पास टिकाया और एम्मेट की अगली चालों को बोलना शुरू कर दिया। एम्मेट उसकी ओर पीट करके फर्श पर बैठा था, जैस्पर की ओर, जिसने एम्मेट के पसंदीदा शूरवीर को काटते समय अभिव्यक्ति को बहुत सहज बनाए रखा। और इतने लंबे समय में पहली बार था जब मुझे शर्म महसूस हो रही थी। मैं प्रवेश द्वार के ठीक बाहर स्थित शानदार भव्य पियानो पर जाकर बैठ गया। मैंने अपने हाथ से धीरे से उसे सही किया, पिच का परीक्षण किया। ट्यूनिंग अभी भी एकदम सही थी। ऊपर एस्मे की पेंसिल रुक गई और उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। मैंने उस धुन की पहली पंक्ति शुरू की जो आज कार में मेरे मन में आई थी। मुझे खुशी हुई कि यह मेरी कल्पना से भी बेहतर लग रही थी। एडवर्ड फिर से बजा रहा है, एस्मे ने खुशी से सोचा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। वो अपनी ड्राफ्टिंग डेस्क से उठी और चुपचाप सीढ़ियों के शीर्ष पर चली गई। मैंने एक पंक्ति जोड़ी जो केंद्रीय धुन में से गुजरी। एस्मे ने संतोष के साथ आह भरी, ऊपर की सीढ़ी पर बैठ गई और अपना सिर एक प्लास्टर पर टिका लिया। एक नया गीत, बहुत समय हो गया है, कितनी प्यारी धुन है। मैंने धुन को एक नई दिशा में ले जाने दिया। उसके बाद की बेस लाइन के साथ एडवर्ड फिर से कंपोज कर रहा है, रोजली ने सोचा और उसके दांत भयंकर आक्रोश में भिज गए। उस पल वह फिसल गई और मैं उसके अंदर छिपे आक्रोश को पढ़ सकता था। मैं समझ गया कि वह मेरे साथ इतने खराब मूड में क्यों थी। इसाबेला स्वान की हत्या ने उसके विवेक को बिल्कुल भी परेशान क्यों नहीं किया। रोजली के साथ यह हमेशा घमंड के बारे में ही था। म्यूजिक अचानक बंद हो गया और मैं खुद को संभालने से पहले ही हंस पड़ा। मनोरंजन की एक तीखी चीख जो मेरे मुंह पर हाथ रखने के साथ ही तुरंत बंद हो गई। रोजली ने मेरी ओर घूर कर देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी भरी चमक थी। एम्मेट और जैस्पर भी घूरने लगे। मैंने एस्मे की उलझन सुनी। वह एक झटके में नीचे चली आई। रोजली और मेरे बीच नजर डालने के लिए रुकी। रुको मत एडवर्ड, एस्मे ने एक तनावपूर्ण क्षण के बाद हिम्मत दी। मैंने फिर से बजाना शुरू किया, रोजली की ओर पीट करके अपने चेहरे पर फैली मुस्कान को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश करते हुए। वो अपने पैरों पर खड़ी और कमरे के बाहर चली गई। शर्मिंदा होने से ज्यादा गुस्से में थी वो, लेकिन निश्चित रूप से ज्यादातर शर्मिंदा ही थी। अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हें कुत्ते की तरह मारूंगी। मैंने फिर से हंसी दबाई। क्या हुआ रोज? एम्मेट ने उसके पीछे से पुकारा। रोजली ने मुड़कर नहीं देखा। पीठ सीधी करके वह आगे बोले गैरेज में चली गई और फिर अपनी कार के नीचे ऐसे तड़प उठी जैसे वह खुद को वहीं दफना सकती हो। ये क्या है? एम्मेट ने मुझसे पूछा। मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं है, मैंने झूठ बोला। एम्मेट निराश होकर बड़बड़ाने लगा। बजाते रहो, एस्मे ने आग्रह किया। मेरी उंगलियां फिर से रुक गई थीं। मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा और वो मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिए। गाना आकर्षक था लेकिन अधूरा। मैंने एक ब्रिज के साथ खिलवाड़ किया लेकिन यह किसी तरह सही नहीं लगा। ये बहुत सुंदर है, क्या इसका कोई नाम है? एस्मी ने पूछा। अभी तो नहीं। क्या इसके पीछे कोई कहानी है? उसने पूछा। उसकी आवाज में मुस्कान थी। इससे उसे बहुत खुशी हुई और मुझे इतने लंबे समय तक अपने संगीत की उपेक्षा करने के लिए दोषी महसूस हुआ। यह बहुत ही स्वार्थपूर्ण था। यह एक लोरी है, मुझे लगता है। मुझे ब्रिज तुरंत मिल गया। यह आसानी से अगले आंदोलन की ओर ले गया जिसने अपना जीवन शुरू कर दिया। एक लोरी,
उसने खुद से दोहराया। इस धुन में एक कहानी थी और एक बार जब मैंने उसे देखा तो टुकड़े आसानी से अपनी जगह पर आ गए। कहानी एक छोटे बिस्तर पर सो रही लड़की की थी। काले बाल घने और जंगली थे और तकिए पर समुद्री घास की तरह फैले हुए थे। एलिस ने जैस्पर को उसके हाल पर छोड़ दिया और बेंच पर मेरे बगल में बैठ गई। अपनी मधुर पवन घंटी वाली आवाज में उसने धुन के 2 सप्तक ऊपर एक शब्दहीन वर्णन का रेखा चित्र बनाया। मुझे ये पसंद है, मैं फुसफुसाया, लेकिन ये कैसा रहेगा? मैंने उसकी पंक्ति को सामंजस्य में जोड़ा। मेरे हाथ सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए कुंजियों पर उड़ रहे थे। उसे थोड़ा संशोधित करते उसे एक नई दिशा में ले जा रहे थे। उसने मूड को समझा और साथ में गाने लगी। हाँ, बिल्कुल सही, मैंने कहा। मैंने मेरा कंधा दबाया, लेकिन अब मैं निष्कर्ष देख सकता था। एलिस की आवाज धुन से ऊपर उठकर उसे दूसरी जगह ले जा रही थी। मैं देख सकता था कि गीत का अंत कैसा होना चाहिए, क्योंकि सो रही लड़की जैसी थी वैसी ही परिपूर्ण थी और कोई भी बदलाव गलत होगा। एक उदासी। गीत उस एहसास की ओर बढ़ रहा था, धीरे धीरे और कम। एलिस की आवाज भी कम और गंभीर हो गई। एक स्वर जो मोमबत्ती की रोशनी वाले गिरजाघर के गूंजते मेहराबों के नीचे था। मैंने आखिरी नोट बजाया और फिर अपना सिर कुंजियों पर झुका दिया। एस्मे ने मेरे बालों को सहलाया। सब ठीक होने वाला है एडवर्ड, ये सबसे अच्छा काम करने वाला है। तुम भी खुशी के हकदार हो मेरे बच्चे, भाग्य तुम्हारा ऋणी है। थैंक्स, मैं फुसफुसाया। काश मैं इस पर विश्वास कर पाता और मेरी खुशी ही होती जो मायने रखती। प्यार हमेशा सुविधाजनक पैकेज में नहीं आता। मैं एक बार फिर बिना हास्य के हंसा। तुम इस ग्रह पर सभी में से शायद इस तरह की कठिन उलझन से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त हो। तुम हम सभी में सबसे अच्छे और सबसे प्रतिभाशाली हो। मैंने आह भरी। हर माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा ही सोचती है। इसमें अभी भी खुशी से भरी हुई थी कि इतने समय बाद आखिरकार मेरा दिल छू गया, चाहे त्रासदी की संभावना कितनी भी हो। उसने सोचा था कि मैं हमेशा अकेला रह जाऊंगा। उसे भी तुमसे प्यार करना होगा, उसने अचानक सोचा, अपने विचारों की दिशा से मुझे आश्चर्यचकित करते हुए। अगर वो एक होशियार लड़की है। वो मुस्कुराई। लेकिन मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती कि वो इतनी धीमी हो कि वो यह न देख सके कि तुम क्या कर रहे हो। बंद करो माँ, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो, मैंने चिढ़ाते हुए कहा। उसके शब्द हालांकि असंभव थे लेकिन मुझे खुश कर गए। एलिस हंसी और हार्ट एंड सोल का ऊपरी हाथ उठाया। मैं मुस्कुराया और उसके साथ सरल सामंजस्य पूरा किया। फिर मैंने उसे चॉपस्टिक के प्रदर्शन के साथ पुरस्कृत किया। वो हंसी और फिर आ भरी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम रोज पर किस बात पर हंस रहे थे, एलिस ने कहा। लेकिन मैं देख सकती हूँ तुम नहीं बताओगे। नहीं, उसने अपनी उंगली से मेरे कान को थपथपाया। बी गुड एलिस, एस्मी ने डांटा। एडवर्ड एक जेंटलमैन है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। उसके रोने धोने वाले लहजे पर मैं हंसा। फिर मैंने कहा, यहाँ एस्मे, और उसका पसंदीदा गाना बजाना शुरू कर दिया, जो उस प्यार के लिए का नाम श्रद्धांजलि थी जिसे मैंने इतने सालों तक उनके और कार्लाइल के बीच देखा था। थैंक्स डियर। उन्होंने मेरे कंधे को फिर से दबाया। मुझे परिचित धुन बजाने के लिए ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय मैंने रोजली के बारे में सोचा, जो अभी भी गैरेज में अपमान में तड़प रही थी, और मैं खुद पर मुस्कुराया। अभी भी खुद के लिए उसके मन में ईर्ष्या की शक्ति की खोज करने के बाद मुझे उस पर थोड़ी दया आ गई। यह महसूस करने का एक बुरा तरीका था। बेशक उसकी ईर्ष्या मेरी तुलना में 1000 गुना तुच्छ थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि अगर रोजली हमेशा सबसे सुंदर नहीं होते तो उसका जीवन और व्यक्तित्व अलग कैसा होता। क्या वह एक खुश व्यक्ति होती, कम अहंकारी, अधिक दयालु? अगर सुंदरता हमेशा उसका सबसे मजबूत बिंदु नहीं होती तो
खैर, मुझे लगा कि आश्चर्य करना बेकार है क्योंकि अतीत खत्म हो चुका है और बस हमेशा सबसे सुंदर थी। यहाँ तक कि जब वह इंसान थी तब भी वह हमेशा अपनी सुंदरता के कारण सुर्खियों में रही थी। ऐसा नहीं है कि उसे कोई आपत्ति थी, इसके विपरीत उसे हर चीज से ऊपर प्रशंसा पसंद थी। उसकी मृत्यु के बाद भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ये आश्चर्य की बात नहीं थी। फिर जब मैंने शुरू से ही उसकी सुंदरता की पूजा नहीं की तो वह नाराज हो गई, जिस तरह से सभी पुरुषों से पूजा करने की अपेक्षा रख करती थी। ऐसा नहीं था कि वह मुझे किसी भी तरह से चाहती थी, ये इससे बहुत दूर था ये सब, लेकिन यह उसे परेशान कर रहा था कि मैं उसके बावजूद उसे नहीं चाहता। जैस्पर और कार्लाइल के साथ यह अलग था। वे दोनों पहले से ही प्यार में थे। मैं पूरी तरह से अनासक्त था और फिर भी हठपूर्वक अविचलित रहा। मैंने सोचा था कि पुरानी नाराजगी दफन हो गई है, कि वह बहुत पहले इससे बाहर आ चुकी होगी, और वह थी, जब तक कि मुझे आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसकी सुंदरता ने मुझे उस तरह से छुआ हो जिस तरह से उसकी नहीं। बेशक मुझे एहसास होना चाहिए था कि ये उसे कितना परेशान करेगा। शायद मैं परेशान हो जाता अगर मैं इतना व्यस्त नहीं होता तो। रोजली ने इस विश्वास पर भरोसा किया था कि अगर मुझे उसकी सुंदरता पूजा करने लायक नहीं लगी तो निश्चित रूप से धरती पर कोई सुंदरता नहीं जो मुझे छू सके। वह उस क्षण से क्रोधित थी जब मैंने बेला की जान बचाई थी, अपनी चतुर प्रतिस्पर्धी अंतर्ज्ञान से, यह अनुमान लगाते हुए कि मैं खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। रोजली को इस बात का बहुत बुरा लगा कि मुझे उससे ज्यादा आकर्षक कोई तुच्छ मानव लड़की लगी। मैंने फिर से हंसने की इच्छा को दबा दिया। हालांकि जिस तरह से वह बेला को देखती थी उससे मुझे कुछ परेशानी हुई। रोजली को वास्तव में लड़की साधारण लगी। वह इस पर कैसे विश्वास कर सकती थी, यह मुझे समझ से परे लगा, निस्संदेह ईर्ष्या के कारण। ओह, एलिस ने अचानक कहा। जैस्पर, गेस करो क्या? मैंने देखा कि उसने अभी क्या देखा था और मेरे हाथ चाबियों पर जम गए। क्या एलिस? जैस्पर ने पूछा। पीटर और शार्लोट अगले सप्ताह मिलने आ रहे हैं। वे पड़ोस में रहने वाले हैं। क्या ये सही नहीं है? क्या हुआ एडवर्ड? एस्मे ने मेरे कंधों पर तनाव महसूस करते हुए पूछा। पीटर और शार्लोट फोक्स आ रहे हैं, मैंने एलिस की तरफ फुसफुसाया। उसने मेरी तरफ आंखें नचाई। शांत हो जा एडवर्ड, ये उनकी पहली यात्रा तो नहीं है। मेरे दांत भिज गए। बेला के आने के बाद यह उनकी पहली यात्रा थी और उसका मीठा खून सिर्फ मुझे ही पसंद नहीं आया। एलिस ने मेरे हाव भाव पर भौहें सिकोड़ी। वे यहाँ शिकार कभी नहीं करते, तुम्हें पता है, लेकिन जैस्पर का भाई और वह छोटा पिसा जिसे वह प्यार करता था हमारे जैसे नहीं थे। वे हमेशा की तरह शिकार करते थे। बेला के आसपास उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। कब? मैंने पूछा। उसने दुखी होकर अपने होंठ पीछे, लेकिन मुझे वह बता दिया जो मुझे जानना था। सोमवार की सुबह। कोई भी बेला को चोट नहीं पहुंचाने वाला है। नहीं, मैंने सहमति जताई और फिर उससे दूर हो गया। तुम तैयार हो एम्मेट? मुझे लगा कि हम सुबह निकलेंगे। हम रविवार की रात तक वापस आ रहे हैं। मुझे लगा कि यह तुम पर निर्भर है कि तुम कब निकलना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, पहले मैं रोज को अलविदा कह दूं। जरूर। रोजली जिस मूड में थी उसे देखते हुए एक छोटी सी विदाई होगी। तुम वाकई पागल हो गए हो एडवर्ड, उसने सोचा और पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ गया। मुझे लगता है कि मैं हो गया हूँ। मेरे लिए एक बार नया गाना और बजाओ, एस्मे ने पूछा। अगर आपको पसंद है तो जरूर, मैंने सहमति जताई। हालांकि मैं धुन को उसके अपरिहार्य अंत तक ले जाने में थोड़ा झिझक रहा था। वह अंत जिसने मुझे अपरिचित तरीकों से पीड़ा पहुंचाई थी। मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर अपनी जेब से बोतल का ढक्कन निकाला और उसे खाली संगीत रैक पर रख दिया। इससे थोड़ी मदद मिली, मेरी छोटी सी उसकी स्मृति। मैंने खुद के लिए सिर हिलाया और बजाना शुरू कर दिया। एस्मे और एलिस ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। क्या किसी ने कभी तुमसे नहीं कहा कि अपने खाने के साथ मत खेलो?
मैंने एम्मेट को पुकारा। ओह हे एडवर्ड, उसने मुस्कुराते हुए और मेरी ओर हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। भालू ने उसके ध्यान के भटकने का फायदा उठाते अपना भारी पंजा एम्मेट की छाती पर रगड़ दिया। तीखे पंजों ने उसकी कमीज को चीर डाला और उसकी त्वचा पर खुरचने लगा जैसे स्टील पर चाकू चलता है की तरह तेज आवाज आने लगी। तेज आवाज सुनकर भालू चिल्लाया, अरे यार, रोज ने मुझे ये शर्ट दी थी। एम्मेट ने क्रोधित जानवर पर दहाड़ लगाई। मैंने आ भरी और एक सुविधाजनक चट्टान पर बैठ गया। इसमें थोड़ा समय लग सकता था। कुछ मिनट बाद एम्मेट दौड़कर उस जगह पर आया जहां मैं उसका इंतजार कर रहा था। उसकी कमीज फटी हुई खून से सनी थी, रस से चिपचिपी और फर से ढकी हुई थी। उसके काले घुंघराले बाल भी बहुत अच्छे नहीं थे। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। ये बहुत जोरदार था। जब उसने मुझे नोचा तो मैं महसूस कर सकता था। तुम बहुत बच्चे हो एमिट। उसने मेरी चिकनी साफ सफेद बटन डाउन शर्ट को देखा। क्या तुम उस पहाड़ी शेर का पता लगाने में सक्षम नहीं थे? तो बेशक मैं था। मैं बस जंगली जानवरों की तरह नहीं खाता। एमिट ने अपनी जोरदार हंसी में हंसते हुए कहा, काश वे और मजबूत होते तो ये और मजेदार हो जाता। किसी ने नहीं कहा कि तुम अपने के खाने के साथ लड़ो। हाँ, लेकिन मैं और किससे लड़ूं? तुम और एलिस धोखा देते हो। रूस कभी भी अपने बालों को खराब नहीं करना चाहती, और अगर जैस्पर और मैं वास्तव में लड़ते हैं तो इसमें गुस्सा हो जाती हैं। जिंदगी हर तरफ कठिन है ना? एमिट ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए अपना वजन थोड़ा सा बदला ताकि वो अचानक से हमला करने के लिए तैयार हो जाए। चलो एडवर्ड, बस 1 मिनट के लिए इसे बंद कर दो और निष्पक्ष रूप से लड़ो। ये बंद नहीं होता है, मैंने उसे याद दिलाया। आश्चर्य है कि वो मानव लड़की तुम्हें बाहर रखने के लिए क्या करती है। एम्मेट ने सोचा, शायद वह मुझे भी कुछ उपाय बता सके। मेरा हाथ से गायब हो गया। उससे दूर रहो, मैंने अपने दांतों से गुर्राहट के साथ कहा। ओह वेरी टची। मैंने आंख भरी। एम्मेट मेरे पास चट्टान पर आकर बैठ गया। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। मैं वास्तव में कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा असंवेदनशील न बनूं, लेकिन चूंकि यह मेरा प्राकृतिक स्वभाव है। उसने मेरे द्वारा उसके मजाक पर हंसने का इंतजार किया और फिर एक चेहरा बनाया। हर समय इतना गंभीर, अब तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? उसने सोचा। उसके बारे में सोच रहा हूँ। सच कहूँ तो चिंता कर रहा हूँ। सच में चिंता करने की क्या बात है? तुम यहाँ हो। वो जोर से हंसा। मैंने फिर से उसके मजाक को नजरअंदाज किया, लेकिन उसके सवाल का जवाब दिया। क्या तुमने कभी सोचा है कि वे सभी कितने कमजोर हैं? एक नश्वर शरीर के साथ कितनी बुरी चीजें हो सकती हैं। वास्तव में नहीं। मुझे लगता है कि मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैं उस पहली बार भालू के लिए ज्यादा मैच नहीं था। क्या मैं था? भालू, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, और पहले से ही बड़े ढेर में एक नया डर जोड़ दिया। ये तो उसकी किस्मत ही होगी, है ना? शहर में आवारा भालू। बेशक ये सीधे बला की ओर जाएगा। एम्मेट ने ठहाका लगाया। तुम पागलों की तरह लग रहे हो। तुम सुन सकते हो, है ना? बस 1 मिनट के लिए कल्पना करो कि रोजली इंसान है एम्मेट, और वह भालू से टकरा सकती थी, या कार से टकरा सकती थी, या बिजली गिर सकती थी, या सीढ़ियों से गिर सकती थी, या बीमार हो सकती थी। कोई भी बीमारी हो सकती थी। ये शब्द मेरे मुंह से तूफानी तरीके से फूट पड़े। उन्हें बाहर निकालना राहत की बात थी। वे पूरे सप्ताह से मेरे अंदर उमड़ घुमड़ रहे थे। आग और भूकंप और बवंडर। उफ, तुमने आखिरी बार समाचार कब देखा था? क्या तुमने देखा है कि उनके साथ किस तरह की चीजें होती हैं? चोरी और हत्याएं। मेरे दांत आपस में भिंच गए और मैं अचानक इस विचार से इतना क्रोधित हो गया कि कोई दूसरा इंसान उसे चोट पहुंचा सकता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। हे रुको बच्चे, वो फॉक्स में रहती है, याद है? इसलिए उस पर बारिश होती है। उसने कंधे झुका दिए। मुझे लगता है कि उसका भाग्य बहुत बुरा है एम्मेट।
मुझे सच में ऐसा लगता है। सबूत देखो, दुनिया में कितनी जगहों पर वो जा सकती थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे शहर में पहुंची जहां पिशाच आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, लेकिन हम तो शाकाहारी हैं, तो क्या यह सौभाग्य नहीं है? जिस तरह से वह महकती है, निश्चित रूप से दुर्भाग्य है। और फिर और भी बुरा, जिस तरह से वो मुझे महकती है। मैंने अपने हाथों को घूरा, उनसे फिर से नफरत करने लगा। सिवाय इसके कि तुम्हारे पास कार्लाइल के अलावा किसी और से ज्यादा आत्मनियंत्रण है। गुड लक एडवर्ड। फिर से वैन, वो बस एक दुर्घटना थी। तुम्हें ये पता होना चाहिए एम कि वो बार बार उसकी ओर आ रही थी। मैं कसम खाता हूं, ऐसा लग रहा था कि उसके पास किसी तरह का चुंबकीय आकर्षण है। लेकिन तुम वहां थे, ये सौभाग्य था। क्या ऐसा था? क्या यह सबसे बुरा भाग्य नहीं है जो किसी भी इंसान का हो सकता है कि एक पिशाच उससे प्यार करने लगे? एम्मेट ने एक पल के लिए चुपचाप उस पर विचार किया। उसने अपने दिमाग में लड़की की तस्वीर बनाई और उसे वह छवि दिलचस्प नहीं लगी। ईमानदारी से, मैं वास्तव में आकर्षण नहीं देख सकता। ठीक है, मैं वास्तव में रोजली के आकर्षण को नहीं देख सकता, मैंने अशिष्टता से कहा। एम्मेट ने ठहाका लगाया। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे बताओगे। मुझे नहीं पता कि उसकी क्या समस्या है एम्मेट। मैंने अचानक चौड़ी मुस्कान के साथ झूठ बोला। मैंने समय रहते खुद को संभालने के लिए उसके इरादे को समझ लिया। उसने मुझे चट्टान से ढकेलने की कोशिश की और हमारे बीच पत्थर में दरार पड़ने से एक जोरदार आवाज आई। धोखेबाज, उसने बड़बड़ाया। मैंने उसके दूसरी बार कोशिश करने का इंतजार किया, लेकिन उसके विचारों ने एक अलग दिशा ले ली। वो फिर से बेला के चेहरे की कल्पना कर रहा था, लेकिन उससे और अधिक सफेद, उसकी चमकदार लाल आंखों की कल्पना कर रहा था। नहीं, मैंने कहा, मेरी आवाज घुट गई। यह मरने के बारे में तुम्हारी सारी चिंताओं को हल कर देता है, और फिर तुम उसे मानना भी नहीं चाहोगे। क्या यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है? मेरे लिए या फिर उसके लिए? तुम्हारे लिए, उसने आसानी से उत्तर दिया। मैं बिना सोचे समझे हंस पड़ा। गलत जवाब। मुझे इतनी परवाह नहीं थी, उसने मुझे याद दिलाया। रोजली ने किया। उसने आ भरी। हम दोनों जानते थे कि रोजली कुछ भी करेगी, कुछ भी त्याग देगी, अगर इसका मतलब है कि वो फिर से इंसान बन सकती। कुछ भी, यहाँ तक कि एम्मेट को भी। हाँ, रोज ने किया, उसने चुपचाप स्वीकार किया। मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं बला की जिंदगी बर्बाद नहीं करने जा रहा हूँ। अगर वह रोजली होती तो क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस नहीं होता? एम्मेट ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। तुम सच में उससे प्यार करते हो? मैं इसे बयां भी नहीं कर सकता एम। अचानक ये लड़की मेरे लिए पूरी दुनिया बन गई है। मुझे अब उसके बिना दुनिया का कोई मतलब नहीं दिखता। लेकिन तुम उसे नहीं बदलोगे, वो हमेशा नहीं रहेगी एडवर्ड। मैं जानता हूँ, मैंने कराहते हुए कहा। और जैसा कि तुमने बताया है, वो आसानी से नष्ट होने वाली है। मेरा विश्वास करो, मैं भी ये जानता हूँ। एम्मेट एक चतुर व्यक्ति नहीं था, नाजुक चर्चाएं उसकी विशेषता नहीं थी। अब वो संघर्ष कर रहा था, बहुत चाहता था कि वो आक्रामक ना हो। क्या तुम उसे छू भी सकते हो? मेरा मतलब है, अगर तुम उसे प्यार करते हो तो क्या तुम उसे छूना नहीं चाहोगे? एम्मेट और रोजली के बीच शारीरिक प्रेम बहुत ज्यादा था। उसे यह समझने मुश्किल हो रही थी कि उस पहलू के बिना कोई कैसे प्यार कर सकता है। मैंने आह भरी। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता एम्मेट। वाह, तो फिर तुम्हारे पास क्या विकल्प है? मुझे नहीं पता, मैं फुसफुसाया। मैं उसे छोड़ने का कोई तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं खुद को उससे कैसे दूर रखूं। गहरी संतुष्टि के साथ मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे लिए यहाँ रहना सही था, कम से कम अभी के लिए, क्योंकि पीटर और शार्लॉट आ रहे थे। वो मेरे साथ यहाँ अस्थायी रूप से सुरक्षित थी, जितना कि मैं नहीं होता तब। फिलहाल मैं उसका संभावित रक्षक हो सकता हूँ। इस विचार ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं वापस आने के लिए बेताब था, ताकि मैं यथासंभव लंबे समय तक उस भूमिका को निभा सकूं।
एम्मेट ने मेरे चेहरे के भाव में बदलाव देखा। तुम क्या सोच रहे हो? अभी? मैंने थोड़ी शर्मिंदगी से स्वीकार किया। मैं फॉक्स वापस जाने और उससे मिलने के लिए मर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं रविवार तक रह पाऊंगा या नहीं। ओहो, तुम जल्दी घर नहीं जा रहे हो? रोजली को थोड़ा शांत होने दो प्लीज, मेरे खातिर। मैं रुकने की कोशिश करूंगा, मैंने संदेह से कहा। एमिट ने मेरी जेब में फोन टैप किया। अगर तुम्हारे पैनिक अटैक का कोई आधार हुआ तो एलिस फोन करेगी। वो इस लड़की के बारे में उतनी अजीब है जितनी तुम हो। मैं इस बात से बहस नहीं कर सका। ठीक है, लेकिन मैं रविवार से आगे नहीं रुकूंगा। जल्दी वापस जाने का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी धूप खिली रहेगी। एलिस ने कहा है कि हम बुधवार तक स्कूल से मुक्त हैं। मैंने सख्ती से अपना सिर हिलाया। पीटर और शार्लट जानते हैं उन्हें कैसे व्यवहार करना है। मुझे परवाह नहीं है एमिट। बेला की किस्मत से वो बिल्कुल गलत समय पर जंगल में भटक जाएगी। और मैंने झिझकते हुए कहा, मैं रविवार को वापस जा रहा हूँ। एमिट ने आ भरी, बिल्कुल एक पागल की तरह। जब मैं सोमवार की सुबह सुबह उसके बेडरूम की खिड़की पर चढ़ा तो बेला शांति से सो रही थी। मैं खिड़की को चिकना करने के लिए तेल लाया था और पूरी तरह से उस विशेष शैतान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और अब खिड़की चुपचाप मेरे रास्ते से हट गई। मैं उसके बाल कैसे तकिए पर चिकनाई से फैले थे यह देखकर बता सकता था कि पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब की तुलना में उसकी रात कम बेचैनी वाली थी। उसने अपने हाथों को एक छोटे बच्चे की तरह अपनी गालों के नीचे मोड़ रखा था और उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। मैं उसकी सांसों को उसके होंठों के बीच धीरे धीरे अंदर बाहर होते हुए सुन सकता था। यहाँ होना, उसने फिर से देख पाना एक अद्भुत राहत थी। मुझे एहसास हुआ कि जब तक ऐसा नहीं होता मैं वास्तव में सहज नहीं था। जब मैं उससे दूर था तब कुछ भी ठीक नहीं था। ऐसा नहीं है कि जब मैं उसके साथ था तब भी सब कुछ ठीक था। मैंने आह भरी और फिर सांस अंदर खींची। प्यास की आग को अपने गले से नीचे उतरने दिया। मैं उससे बहुत लंबे समय से दूर था। बिना दर्द और प्रलोभन के बिताए समय ने इसे और भी अधिक बलशाली बना दिया था। यह इतना बुरा था कि मैं उसके बिस्तर के पास घुटने टेकने से डरता था ताकि मैं उसकी किताबों का शीर्षक पढ़ सकूं। मैं उसके दिमाग में चल रही कहानियों को जानना चाहता था, लेकिन मैं अपनी प्यास से कहीं ज्यादा डर रहा था। डर रहा था कि अगर मैं खुद को उसके इतने करीब जाने दूंगा तो मैं और भी करीब जाना चाहूंगा। उसके होंठ बहुत नर्म और गर्म लग रहे थे। मैं अपनी उंगली की नोक से उन्हें छूने की कल्पना कर सकता था, बस हल्के से। ये बिल्कुल वैसी ही गलती थी जिससे मुझे बचना था। मेरी आंखें बार बार उसके चेहरे पर घूम रही थीं, उसमें बदलावों की जांच कर रही थीं। इंसान हर समय बदलते रहते हैं। मैं किसी भी चीज को मिस करने के विचार से चिंतित था। मुझे लगा कि वो थकी हुई है, जैसे कि उसे वीकेंड में पर्याप्त नींद नहीं मिली हो। क्या वो बाहर गई थी? मैं चुपचाप और व्यंग्यात्मक रूप से हंसा कि यह मुझे इतना परेशान करता है। तो क्या हुआ अगर वो बाहर गई थी? वो मेरी नहीं थी। नहीं, वो मेरी नहीं थी और मैं फिर से दुखी था। माँ, उसने धीरे से कहा, नहीं, मुझे करने दो प्लीज। उसकी भौं के बीच तनाव का निशान एक छोटे से वी के आकार का गहरा उकेरा था। बेला की माँ सपने में जो कुछ भी कर रही थी उससे वह स्पष्ट रूप से चिंतित थी। वह अचानक दूसरी तरफ लुढ़क गई, लेकिन उसकी पलकें नहीं खुली। हाँ हाँ, उसने बुदबुदाया, फिर आ भरे। उफ, ये बहुत हरा है। उसका एक हाथ फड़क रहा था और मैंने देखा कि उसकी हथेली के निचले हिस्से पर मुश्किल से ठीक हुए खरोंचे थे। उसे चोट लगी थी। हालांकि स्पष्ट रूप से कोई गंभीर चोट नहीं थी, फिर भी उसने मुझे परेशान कर दिया। मैंने स्थान पर विचार किया और फैसला किया कि वह जरूर फिसल गई होगी। ये एक उचित स्पष्टीकरण लग रहा था। सभी बातों पर विचार करने के बाद उसने अपनी माँ से कुछ और बार विनती की, सूरज के बारे में कुछ बुदबुदाया, फिर एक शांत नींद में चली गई, फिर से नहीं हिली। यह सोचकर सुकून मिला कि मुझे इन छोटे रहस्यों में से किसी पर हमेशा के लिए पहेली नहीं बनानी पड़ेगी। अब हम दोस्त थे, या कम से कम दोस्त बनने की कोशिश कर रहे थे। मैं उससे
उसके वीकेंड के बारे में पूछ सकता था, समुद्र तट के बारे में और देर रात की किसी भी गतिविधि के बारे में जिसने उसे इतना थका दिया था। मैं पूछ सकता था कि उसके हाथों को क्या हुआ था, और जब उसने मेरे सिद्धांत की पुष्टि की तो मैं थोड़ा सा हंसा था। मैं धीरे से मुस्कुराया और सोचा कि क्या वह समुद्र में गिर गई थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने सैर पर अच्छा समय बिताया होगा। मुझे आश्चर्य हुआ क्या उसने मेरे बारे में सोचा भी होगा। क्या उसने मुझे इतना याद किया होगा जितना मैंने उसे याद किया था। मैंने उसे समुद्र तट पर धूप में देखने की कोशिश की। तस्वीर अधूरी थी, हालांकि क्योंकि मैं कभी खुद फर्स्ट बीच पे नहीं गया था, मैं केवल तस्वीरों से ही जानता था कि वो कैसा दिखता है। मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई जब मैंने सोचा कि मैं अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित सुंदर बीच पर कभी क्यों नहीं गया। बेला ने लापुश में पूरा दिन बिताया था, एक ऐसी जगह जहां मुझे संधि के अनुसार जाने से मना किया गया था, एक ऐसी जगह जहां कुछ बूढ़े लोग अभी भी कलंस के बारे में कहानियां याद करते थे, उन्हें याद करते थे और उन पर विश्वास करते थे, एक ऐसी जगह जहां हमारा रहस्य जाना जाता था। मैंने अपना सिर हिलाया। मुझे वहां किसी बात की चिंता नहीं थी। खुलिट भी संधि से बंधे हुए थे, यहाँ तक कि अगर बेला उन बूढ़े संतों में से किसी से भी मिल जाती तो वे कुछ भी नहीं बता पाते, और इस विषय पर कभी चर्चा क्यों होगी। नहीं, खुलिट शायद एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब सूरज उगने लगा तो मैं उससे नाराज था। इसने मुझे याद दिलाया कि मैं आने वाले दिनों में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसने अभी चमकना क्यों चुना। एकार भरते हुए मैंने उसकी खिड़की को बंद कर दिया, उससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देख सके। मेरा इरादा उसके घर के पास घने जंगल में रुकना और उसे स्कूल छोड़ना था, लेकिन जब मैं पेड़ों के बीच पहुंचा तो मुझे वहां संकरी पगडंडी पर उसकी खुशबू के निशान देखकर आश्चर्य हुआ। मैं जल्दी से उत्सुकता से उसका पीछा करने लगा। वह अंधेरे में आगे बढ़ती गई और मैं और अधिक चिंतित होता गया। बेला यहाँ क्या कर रही थी। अचानक कहीं बीच में वह रास्ते से कुछ कदम दूर फार्म में चली गई थी, जहां उसने एक गिरे हुए पेड़ के तने को छुआ था। शायद वहीं बैठी थी। वो रुक गई थी। मैं जहां वो बैठी थी वहीं बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। वह केवल फर्न और जंगल देख पा रही थी। संभवतः बारिश हो रही थी। सुगंध पेड़ में गहराई तक नहीं पहुंचने के कारण लुप्त हो गई थी। बेला यहाँ अकेली क्यों बैठी होगी, और वह अकेली थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। गीले धुंधले जंगल के बीच में इसका कोई मतलब नहीं था, और जिज्ञासा के अन्य बिंदुओं के विपरीत मैं इसे सामान्य बातचीत में शायद ही ला सकता था। तो बेला, मैं तुम्हारे कमरे से निकलने के बाद जंगल में तुम्हारी गंध का पीछा कर रहा था। बस कुछ मामूली तोड़फोड़ और घुसपैठ, चिंता की कोई जरूरत नहीं। मैं मकड़ियों को भगा रहा था। हाँ, यह काफी बर्फ तोड़ने वाला होगा। मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि वो यहाँ क्या सोच रही थी और या क्या कर रही थी। और इससे मेरे दांत निराशा में पिसने लगे। इससे भी बदतर, यह उस परिदृश्य से बहुत अधिक था जिसकी मैंने एमिट बेला के लिए जंगल में अकेले भटकने की कल्पना की थी, जहां उसकी गंध किसी भी व्यक्ति को बुलाएगी जो उसे ट्रैक करने के लिए इंद्रियों को रखता हो। मैंने कराते हुए कहा, वह सिर्फ बुरी किस्मत वाली नहीं थी, इसने उसका स्वागत किया था। ठीक है, इस पल के लिए उसके पास एक रक्षक था। मैं उस पर नजर रखूंगा, उसे किसी भी तरह की हानि से बचाऊंगा जब तक कि मैं उसे उचित ठहरा सकूं। अचानक मैंने खुद को यह कामना करते हुए पाया कि पीटर और शार्लोट लंबे समय तक हमारे साथ रहें। इसी के साथ ट्वाइलाइट का भाग धुन समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।